Assalamualaikum. It's 9 a.m. This is the class of Software Engineering Section A. No one has joined yet. I'm waiting. We will start in a bit. All right, students. Assalamualaikum. I hope मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होगी सब तक. कंफर्म कर दें ज़रा. All right. Thank you, Hira. I'm sure आवाज़ क्लियर होगी अभी. Okay. So okay, I was in the wrong meeting. I was in that other meeting, or I was expecting some students to show up in that meeting. I got confused with the meeting IDs. I'm sure that happens to you too. So I have been waiting there in that meeting for the students, and nobody came, and I was like, okay, why is nobody coming into the class? Maybe nobody has woken up. But then I realized, okay, I have to double check about my meeting IDs, and that's where I found I'm in the wrong meeting, and now I've joined this meeting. Unfortunately, I'm not seeing many students here as well, so I might as well go to that meeting as well. Only 4 students are available here, so okay. All right, okay. You can talk right now if that's okay. Hira, do you want to speak? Please tell others I'm communicating via all the students that okay. अच्छा, I don't know फ़ोन किसका माइक खुला रह गया था, but okay. What was I saying? हाँ, प्लीज़ बाकियों को भी बता दें, और आपको भी मैं बता देता हूँ. हमारा क्विज़ हुआ था लास्ट क्लास में, आई थिंक डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स की क्लास में. आज भी हमारा क्विज़ होना है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की क्लास में, और उसी तरीके से होगा जिस तरीके से होता आया है. लाइक अराउंड 10 AM हम क्लास फिनिश कर देंगे. 10:15 पे आपका क्विज़ स्टार्ट होगा, 10:45 तक चलेगा, एंड वी विल नॉट रिकनेक्ट आफ्टर दैट. तो काइंडली बाकियों को भी ये कम्युनिकेट कर दें. आई एम नॉट सीइंग मैनी स्टूडेंट्स है, सो क्विज़ का काइंडली बता दें तो फिर शायद वो जो है वो क्लास ज्वाइन कर लें. अच्छा ठीक है, हिरा जी बोलें. सर, हमारी कल मैम से मीटिंग हुई थी इस्लामियात से रिलेटेड. तो वहाँ पे सर हमारे CMS में हमें फॉरेन लैंग्वेजेस पढ़ाने का लिखा हुआ है, पर हम लोग तो इस्लामियात पढ़ रहे हैं. फॉरेन लैंग्वेज का और लिखा ये हुआ कंफ्यूजन मैम को भी नहीं पता थी और हमें भी नहीं पता. आपके CMS में फॉरेन लैंग्वेज लिखा हुआ है? जी. फॉरेन लैंग्वेज 1 और फॉरेन लैंग्वेज 2? 1. फॉरेन लैंग्वेज 1. और आपने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ी थी फॉरेन लैंग्वेज? नो सर, अरेबिक आपने नहीं पढ़ी लास्ट सेमेस्टर में? नहीं पढ़ी. अच्छा अच्छा जी. सो अच्छा, ये इशू तो आई थिंक HOD से बात करनी पड़ेगी. आप उनके कांटेक्ट में हैं तो आप उनको ये बताएं कि ये इशू हुआ है, ओके. क्योंकि फॉरेन लैंग्वेज एक्चुअली अरेबिक का कोर्स है, और वो होता है आई थिंक सेकंड सेमेस्टर में ही होता है, बट आई थिंक CS के सेकंड सेमेस्टर में होता है. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के सेकंड सेमेस्टर में इस्लामियत रखी गई है. सो आई डोंट नो हमारे व्हाट द इशू माइट बी. मैं ख़ुद भी HOD से पूछ लूँगा अगर मेरी मुलाकात उनसे होती है तो. आई विल गो टू द यूनिवर्सिटी ओके. टुडे, बट आप ख़ुद भी उनको बता दें कि ये एक्चुअली कन्फ्यूजन आ रही है. जल्द अज जल्द बता दें, एग्ज़ाम्स आने वाले हैं सर पे, और आई थिंक CMS के ऊपर आपकी ये चीज़ चेंज हो सकती है, आप इस्लामियत की तरफ जा सकते हैं. ठीक है. CMS से चेंज हो सकता है ये कोर्स, मतलब यस, आई थिंक फॉरेन हो लैंग्वेज से सकता है, इस्लामिक. बिकॉज मुझे लगता है कि शायद ये एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट या हमारी कम्युनिकेशन में कोई इशू आ गया. हमने कहा इस्लामियात और वो शायद समझे कुछ और वो CS के साथ कंफ्यूज करके उन्होंने फॉरेन लैंग्वेज में इनरोल कर दिया सबको. सो आई थिंक वो चेंज कर सकते हैं इस चीज़ को. तो अभी इस चीज़ की, इस मिसहैप की ट्रू नेचर का हमें पता नहीं है, तो इस वजह से आई कांट से कि क्या सोल्यूशन होगा इसका.
तो आप भी एचओडी से बात करें, हम्म, एग्जामिनेशन वालों से भी बात करें, और उनको ये कहिएगा, मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ, उनको ये कहिएगा कि आपने खुद एज ए स्टूडेंट, और मुझे कंफर्म भी कर दें, एज ए स्टूडेंट आप सबने हम्म। खुद जो है वो इस्लामियात के कोर्स में इनरोल किया था, इज़ दैट राइट, जब आप इनरोलमेंट कर रहे थे सीएमएस पे? नो सर, हमने फॉरेन लैंग्वेज में ही इनरोल किया था। आप लोगों ने फॉरेन लैंग्वेज में इनरोल किया था, क्यों किया था आपने उस जी, वक्त? आपको अंदाज़ा नहीं हुआ कि हमें फॉरेन? बोला गया था कि फॉरेन लैंग्वेज में ही करना है। किसने कहा था कि फ़ॉरेन लैंग्वेज में ही करना है? सर ये नहीं पता, लेकिन हमारे शायद जो कोर्सेज शो हो रहे थे सेकंड सेमेस्टर के, हाँ हाँ, उसमें ये फॉरेन लैंग्वेज आ रहा था। उसमें फ़ॉरेन लैंग्वेज भी आ रहा था, हम्म, अच्छा। तो आप लोगों ने खुद उसमें इनरोल किया? जी हमने खुद किया। और जो आईटी वालों ने मेरा मतलब आईटी वालों ने किया है एनरोलमेंट मेरी, तो उन्होंने भी फॉरेन लैंग्वेज में ही किया। ऑब्वियसली आईटी वाले तो खैर वो जैसे एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट कहेंगे तो वैसे ही वो इनरोल कर देंगे। काफ़ी हम्म, टिपिकल केस है, आप ज़रा एचओडी से बात करें इसके बारे में, और उनको बताएं कि ये इशू हुआ हुआ है, और ये अच्छा है कि आपने इसको डिटेक्ट कर लिया है। अभी अभी 3 वीक्स हैं एग्ज़ाम्स में, तो उनको उनसे पूछें कि सर इसका क्या सोल्यूशन है, क्योंकि आपके डिपार्टमेंट वाले यानी कि एचओडी और मैं या कोऑर्डिनेटर्स तो आपको यही कह रहे होंगे कि आपने इस्लामियात पढ़नी है, लेकिन एक्चुअली आपने इनरोल फॉरेन लैंग्वेज में किया हुआ है, तो ये ज़रा क्लैश आ जाएगा, तो इसका ज़रा पता कर लें कि क्या होगा। ठीक है, ओके ऑल सर, राइट। ओके, थैंक यू। सो अच्छा, अभी भी वही स्टूडेंट्स हैं, 4-5 स्टूडेंट्स जो कि क्लास में मौजूद थे, किसी और ने ज्वाइन नहीं किया है। मैं अगेन कह रहा हूँ कि सबको बता दें कि 10-15 पे क्विज़ होगा, तो प्लीज़ उसके लिए सब तैयार रहें। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ लास्ट क्लास में हमने इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर बात की थी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पे, और उसके अंदर काफ़ी डिटेल्ड हमने बात की थी, और स्पेसिफ़िकली हमारा फोकस था विथ इम्प्लीमेंटेशन के इम्पेडिमेंट्स क्या क्या हैं, यानी कि रीयूज़ आप करेंगे तो उसके क्या क्या नुकसान हो जाते हैं, और अगर आप सॉफ्टवेयर के किसी लाइब्रेरी को, आर्किटेक्चर को रीयूज़ करते हैं तो उसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। सिमिलरली हमने ये देखा था कि कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट आखिर क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों हमें जो है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट जो है हम उसको एक नेसेसरी टूल कहते हैं मॉडर्न सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। वर्जनिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, प्रॉब्लम ट्रैकिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, एंड सिमिलरली हमने ये बात भी की थी कि आपके जो होस्ट एंड टारगेट के इनकम्पैटिबिलिटी है उसको भी हमें एड्रेस करना होगा। हर जगह ये नहीं होता है कि आपने जिस मशीन के ऊपर अपने प्रोग्राम को डिज़ाइन या इम्प्लीमेंट किया है उसी मशीन के ऊपर जो है वो आप उसको जो है चलाएं भी, यूज़र के लिए भी आप वही मशीन दें। तो यूज़र की मशीन हमेशा डिफरेंट होती है। In 99% of the cases it is different than your host machine on which you are actually developing the code. सो उसको एड्रेस करने के लिए भी बहुत सारे टेक्निक्स हमने देखी कि भाई उसको किस तरह से एड्रेस किया जा सकता है, जिसमें सबसे बड़ी टेक्निक सिमुलेटर्स है। एक ऐसी मशीन जो कि मॉक करे किसी दूसरे मशीन को। मॉक का मतलब होता है नकल उतारना, तो वो नकल उतारे, मॉक करे आपकी मशीन जो है वो आपके, यानी कि आपकी स्क्रीन के ऊपर मोबाइल फ़ोन नज़र आ रहा है, या आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है वो आप एक स्मार्ट कार देख रहे हैं और आप उसको चला रहे हैं। एक्चुअली आप स्मार्ट कार नहीं चला रहे हैं, बट यू आर मॉकिंग दैट मशीन, सो दैट इज़ कॉल्ड अ सिमुलेटर। सिमुलेटर का इस्तेमाल करके हम ये इस चीज़ को दूर कर सकते हैं, और यही सबसे इसकी मेन जो है वो मेजर सोल्यूशन है इस चीज़ का। आज हम स्टार्ट करते हैं एक दूसरा टॉपिक, इसका नेक्स्ट टॉपिक, और लेट मी शेयर द स्क्रीन विथ यू एंड देन वी विल स्टार्ट। होपफुली स्क्रीन इज़ विजिबल, राइट। So this is what we are going to start today. टेस्टिंग। एंड जब भी हम किसी नए उस पर जाते हैं, नए फेज़ के ऊपर जाते हैं, मैं हमेशा आप लोगों को दोबारा रिपीट करवाता हूँ कि एक्चुअली हम क्या क्या करते हुए आए हैं। और यहाँ पर भी मैं आपको एक दफ़ा क्विकली रीकैप करवा दूँ कि हमने सबसे पहले तो ये सीखा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है क्या। फिर हमने ये सीखा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करने के लिए कौन कौन से प्रोसेसेस जेनेरिक आते हैं, और उनके प्रोसेस मॉडल्स हमने डिस्कस किए काफ़ी डिटेल में। इफ़ यू रिमेंबर, ये काम हम हाइब्रिड क्लासेस के अंदर कर रहे थे, प्रोसेस मॉडल्स डिस्कस कर रहे थे, वाटरफॉल मॉडल, आइट्रेटिव मॉडल और स्पायरल मॉडल्स वगैरह। उसके बाद फिर हमने देखा कि अच्छा जेनेरिक जो कुछ स्टेप्स हैं हर सॉफ्टवेयर प्रोसेस के, प्रोसेस मॉडल के,
क्यों ना हम उनको डिस्कस करें। जेनेरिक का मतलब है जनरल। सो तो जो जनरल आपके इश्यूज़ थे, जो जनरल आपके स्टेप्स थे सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल में, चाहे वो वाटरफॉल हो, चाहे वो आइट्रेटिव हो, चाहे वो आरयूपी हो, हर एक प्रोसेस मॉडल के अंदर कुछ चीज़ों के अलावा तकरीबन सब चीज़ें सेम थी, और वो ये कि स्टेप्स सेम थे। और वो स्टेप्स थे रिक्वायरमेंट मॉडलिंग, एनालिसिस, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, एंड देन टेस्टिंग, एंड देन मेंटेनेंस। ये 5-6 स्टेप्स हमेशा सेम रहे, बस उनका आर्किटेक्चर थोड़ा सा चेंज होता रहा कि कोई कहता था स्पायरल में करें, एक दफ़ा बार बार करते जाएं, कोई कहता था वाटरफॉल की तरह करें। और इन्हीं सारी चीज़ों को हमने वन बाय वन पढ़ना स्टार्ट किया। हमने रिक्वायरमेंट मॉडलिंग पढ़ी, हमने उसके अंदर आर्टिफैक्ट्स को काफ़ी डिस्कस किया, जिसमें डीएफटीज़ हो गई, एसटीडीज़ हो गई, सीक्वेंस डायग्राम्स हो गई, स्टेट डायग्राम्स हो गई, और उनसे रिलेटेड एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, और उनको किस तरह बनाया जाए, वो क्या क्या चीज़ें रिप्रेजेंट करती हैं, ये हमने डिस्कस की। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट फ़ेज़ पे आ गए। हमने कहा कि भाई नेक्स्ट फ़ेज़ डिज़ाइन फ़ेज़ है, और डिज़ाइन फ़ेज़ में भी हमने 2-3 चीज़ें डिस्कस की। हमने आर्किटेक्चर डिज़ाइन को डिस्कस किया, हमने यूआई डिज़ाइन को डिस्कस किया, उसके बाद फिर हमने इम्प्लीमेंटेशन को डिस्कस किया। और इम्प्लीमेंटेशन के फ़ेज़ में हम ज़्यादा डिटेल में नहीं गए, बिकॉज़ वो भी आपको डिटेल मैंने बता दी थी कि हम क्यों उसकी डिटेल में नहीं जाना चाह रहे हैं, बिकॉज़ यू ऑलरेडी नो व्हाट प्रोग्रामिंग इज़ और उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। हमने काफ़ी हद तक सिर्फ ये डिस्कस किया कि आखिर अगर आप क्या क्या टेक्निक्स हैं जिनको यूज़ करते हुए आप अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस को, स्पेशली इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस को फास्ट कर सकते हैं। और उसमें हमने देखा रीयूज़ आप कर सकते हैं कोड को, आप मैनेज कर सकते हैं, आप वर्जनिंग कर सकते हैं, आप उसको अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं, आप सिमुलेटर्स यूज़ कर सकते हैं, और ये सारी चीज़ें और इनके फ़ायदे नुकसान भी हमने देखे। अब हम नेक्स्ट फेज़ के ऊपर आ रहे हैं, दैट इज़ द फेज़ ऑफ टेस्टिंग। अब हम टेस्टिंग करने जा रहे हैं, और टेस्टिंग का मतलब ये है कि अब हम अपने सॉफ्टवेयर को बना चुके हैं, हमने रिक्वायरमेंट मॉडलिंग कर ली है, हमने SRS वगैरह बनाया, फिर उसको देखते हुए हमने डिज़ाइन बनाया अपने अपने सिस्टम का, आर्किटेक्चर फॉलो किया, उसको इम्प्लीमेंट किया, अब बन चुका है। अब मैं कह रहा हूँ कि अब मुझे टेस्टिंग करनी है, ठीक है। तो बिफोर मूविंग टूवर्ड्स दिस टेस्टिंग कन्वेंशनल एप्लीकेशन क्यों लिखा हुआ है? अच्छा, टेस्टिंग कन्वेंशनल एप्लीकेशन अगर मैं बताऊँ आपको, तो आप इसको सिंपली टेस्टिंग समझें, टेस्टिंग सॉफ्टवेयर। टेस्टिंग कन्वेंशनल एप्लीकेशन इस वजह से लिखा गया है बिकॉज इस लेक्चर के अंदर हम फोकस करेंगे सिर्फ उन एप्लीकेशन की टेस्टिंग के ऊपर जो कि जिनको नेटिव एप्लीकेशन कहा जाता है। नेटिव मतलब जिनको इंटरनेट की ज़रूरत ना हो, जिनको किसी और दूसरी चीज़ की ज़रूरत ना हो चलने के लिए। ऐसा ना हो कि आप ये कहें कि इस एप्लीकेशन को चलने के लिए आपके पास वो एप्लीकेशन भी होनी चाहिए। वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट वन सिंपल एप्लीकेशन, से फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, या आपके सिंपल से MS पेंट की हम बात कर रहे हैं, कोई भी एक एप्लीकेशन है जिसको आपने चलाना है। तो कन्वेंशनल जो आपकी एप्लीकेशंस हैं, या इवन अगर आप मोबाइल फ़ोन पर आ जाएँ तो मोबाइल फ़ोन की एप्लीकेशंस की भी हम बात कर सकते हैं। ऐसी एप्लीकेशंस जिनके साथ स्ट्रिंग्स अटैच्ड ना हो, मुख्तलिफ इस तरह के उनके साथ कंडीशन कंस्ट्रेंट्स अटैच्ड ना हो, जिनके लिए हम कहें कि अच्छा यार इस एप्लीकेशन में तो ये चीज़ भी है। एक सिंपल एप्लीकेशन को टेस्ट करने जा रहे हैं। सो बिफोर मूविंग टुवर्ड्स दैट, why don't you tell me in your own words, जेनेरिक बात कर रहा हूँ मैं, जनरल बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। टेस्टिंग को आप क्या समझते हैं? व्हाट इज़ टेस्टिंग, या क्यों उसको यूज़ किया जाता है? टेस्टिंग का मतलब क्या है? कोई भी अगर आप चीज़ डिज़ाइन या करते हैं, उसको बनाते हैं, तो टेस्टिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? व्हाट इज़ टेस्टिंग? ओके, व्हाट एल्स? एक जवाब आया मेरे पास सिर्फ अभी तक। व्हाट डू यू थिंक टेस्टिंग इज़, व्हाई इज़ दैट इम्पॉर्टेंट? ऑल राइट, यस। सो अब्दुल रहीम तारिक इस saying कि किसी चीज़ को शुरू से लेकर आखिर तक एक बार फिर से देख लेना कि वो सही से काम कर रही है या नहीं, इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। और मुज़म्मिल कह रहे हैं कि किसी चीज़ की एबिलिटी को जानना और उससे जो आप काम कर रहे हैं उसकी तस्दीक करना कि जो काम हुआ है वो सही हुआ है या नहीं। एंड दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट टेस्टिंग इज़ इन जनरल सेंस, कि आपने एक चीज़ बनाई, अब आप ये चाह रहे हैं कि उसको टेस्ट करके देखें कि क्या वो चीज़ सही से काम कर रही है या नहीं। दो एस्पेक्ट्स मैं आपको बताता चलूँ। आप टेस्टिंग इस नीयत से कर रहे होते हैं कि जब आप उसको यूज़ करें तब वो कोई मसला खड़ा ना करते हैं, ठीक है, कि जब आप एक चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हों तब उसमें कोई मसला आपको नज़र ना आए। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट जुज़्व होता है
टेस्टिंग का वजह कि मैं टेस्टिंग के बगैर भी तो इस्तेमाल कर सकता हूँ किसी चीज़ को, क्योंकि मैंने बनाई है, मैंने उसको डिज़ाइन किया है, रिक्वायरमेंट देखी है, मैंने एनालिसिस किया है उसका अच्छी तरह और फिर मैंने बनाई है, तो आई एम प्रीटी श्योर कि वो सही बनी है। तो मैं टेस्टिंग नहीं करता, मैं उसको कहता हूँ कि ठीक है इस्तेमाल करूँगा मैं जब भी करूँगा। तो जब मैं इस्तेमाल करता हूँ, जब मुझे उसकी ज़रूरत पड़ती है और मैं उसको इस्तेमाल करता हूँ, तो पता लगता है कि भाई इसमें तो ये मसला है। ठीक है, अब इशू क्या हुआ कि आपने जब इस्तेमाल किया आपको तब मसला नज़र आया। तो टेस्टिंग इसीलिए आप पहले करते हैं कि जब आप वाकई में उसको यूज़ करने लगें तब उसमें मसला ना आए। अब इसमें एक दो चीज़ें और हैं, और वो ये कि अगर आप टेस्ट किए बगैर इस्तेमाल करेंगे तो आपको अव्वल तो मसला नज़र आ जाएगा और आप कहेंगे कि यार ये मसला आ गया, मुझे गलत यूजेज के वक्त अगर आएगा तो ऑब्वियसली आपको बहुत इरिटेटिंग लगेगा वो। लेकिन इससे भी ज़्यादा इरिटेटिंग ये चीज़ होगी कि आपको यूजेज के वक्त भी मसला नज़र ना आए जबकि मसला हो। आई होप आप फॉलो कर रहे होंगे मेरी बात को। आप यूजेज कर रहे हैं, जब आपने उसको इस्तेमाल किया आपको मसला नज़र नहीं आया, लेकिन मसला था, आपको लगा सब कुछ सही हो गया लेकिन हुआ नहीं, राइट। तो ये भी आपको कब पता लग सकता है, जब आप टेस्टिंग करें, क्योंकि आप जब टेस्टिंग कर रहे होंगे ना तो आप दोनों तरफ से देख रहे होंगे चीज़ों को कि भाई जो मैंने कहा इनपुट दी वो सही गई या नहीं गई और आउटपुट सही आई या नहीं आई। ठीक है, जब आप एक्चुअली यूज़ कर रहे होंगे तो आप फिर सॉफ्टवेयर पर भरोसा कर रहे होंगे कि आप सिर्फ इनपुट देंगे और उसके आउटपुट पे भरोसा करेंगे। मैंने एक कैलकुलेटर बनाया और मैं कैलकुलेटर बनाते हुए ये कहता हूँ कि यार 2+3 जो है वो 5 ही देगा हमेशा, मैंने बनाया है ना। वो जब मैं उसको चलाता हूँ तो वो मैं कहता हूँ 2+3, वो कहता है 6, में कहता हूँ ओके 6, क्योंकि मैं चेक नहीं कर रहा उसकी आउटपुट सही है या नहीं, मैं भरोसा कर रहा हूँ। लेकिन मैं जब टेस्टिंग कर रहा हूँ तो मैं टेस्टिंग के अंदर उस सॉफ्टवेयर पर भरोसा नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं चेक करूँगा कि 2+3 एक्चुअल क्या होता है और मेरा सॉफ्टवेयर क्या दे रहा है। दोनों चीज़ों को मैं देखूँगा, जबकि यूजेज के वक्त मैं सिर्फ इनपुट को देखूंगा कि मैं क्या दे रहा हूँ, आउटपुट पे मैं भरोसा कर लूँगा। तो अगर मैं यूजेज वाली सिचुएशन में जाना चाहता हूँ तो उससे पहले इट्स नेसेसरी कि मैं टेस्टिंग भी करूँ। हमजा फारूकी कह रहे हैं इट इज़ टू टेस्ट द वर्किंग ऑफ ऑल फीचर्स दैट दे आर वर्किंग प्रॉपरली और नॉट। ठीक है, ये एक अलग एस्पेक्ट है हमारी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टेस्टिंग का। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को सॉफ्टवेयर को हम अगर टेस्ट करते हैं तो उसके लिए बहुत सारे फीचर्स, बहुत सारे टाइप्स, बहुत सारे फेजेस होते हैं। हमजा फारूकी ने जो अभी बात की है वो एक फ़ेज़ की तरफ इशारा कर रही है, और वो ये फ़ेज़ है कि आप जब भी सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हैं तो आप फीचर्स को ये चेक करते हैं कि सारे फीचर्स काम कर रहे हैं या नहीं, और सारे फीचर्स एक साथ मिलकर अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं। ये दो अलग अलग चीज़ें हो जाती हैं। हमजा फारूकी अपनी बात को कंटिन्यू कर रहे हैं, सेइंग कि वी आल्सो टेस्ट फ्रॉम यूज़र साइड, बिकॉज द यूज़र साइड पर भी हर चीज़ ओके होनी चाहिए और यूज़र फ्रेंडली होनी चाहिए। सो यस, ये जिस चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं अनइंटेंशनली, वो चीज़ वो है जो कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी, होस्ट टारगेट इश्यूज़ कि हमें यूज़र साइड से भी टेस्टिंग करनी चाहिए। वी डोंट नीड टू टेस्ट ओनली ऑन होस्ट साइड कि आपके अपने कंप्यूटर पे आपने टेस्टिंग कर ली, सब सही चलने लग गया, यूज़र के कंप्यूटर पे आपने टेस्ट नहीं की। तो आपको ये पता होना चाहिए, अगेन इट इज़ अ वेरी गुड इंसाइट इन दैट होल डिबेट, कि आपने अगर टेस्टिंग करनी है तो आप टेस्टिंग सिर्फ अपनी मशीन पर ना करें, आप यूज़र की मशीन पर करें। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि यार यूज़र तो पूरी दुनिया में है मेरे, मैं क्या हर किसी की मशीन पर जाकर चेक करता रहूँ, अब यहाँ पर एक्चुअली इंपॉर्टेंस आती है टेस्टर की, जिसको QA असिस्टेंट भी कहा जाता है, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर भी कहा जाता है। उसका ये काम होता है कि वो इस तरह की चीज़ें सोचे कि आपका यूज़र किस मशीन पर है। यूज़र्स 10 लाख हैं, लेकिन उस टेस्टर का ये काम है कि वो अज्यूम करे, वो ये सोचे, रिसर्च करे कि आपका एक यूज़र मॉडल जो था वो यूज़र मॉडल किस तरह की मशीन बना रहा है, किस तरह की मशीन पर चला रहा है। भाई मैंने एक सॉफ्टवेयर बना लिया, मैंने कहा कि ये पूरी दुनिया के मोबाइल फ़ोन्स के लिए, स्मार्टफोन्स के लिए, ठीक है, लेकिन अब मैं सोचूंगा कि एक मेरा एवरेज यूज़र किस मशीन पे काम कर रहा है। मेरे पास तो बहुत अच्छी मशीन है, लेकिन मेरा एक एवरेज यूज़र, उसके पास 1 GB ऑफ रैम है सिर्फ इन हिज स्मार्टफोन। तो अब मुझे उसको देखते हुए अपनी चीज़ को टेस्ट करना पड़ेगा। मैं अपनी मशीन पर चलाऊंगा तो वो फास्ट चल रही होगी और आई विल से कि ओके दिस इज़ गेटिंग ओके, बट जब यूज़र साइड पे आप जाते हैं तो उसमें आपको लगेगा कि यार यहाँ पर तो कोई इशू आना शुरू हो गए। ठीक है,
सो टेस्टिंग के ऊपर बात करते हैं, आज स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। इन ऑर्डर टू टेस्ट योर सॉफ्टवेयर शुड बी टेस्टेबल। इन ऑर्डर टू टेस्ट योर सॉफ्टवेयर, आपने सॉफ्टवेयर बना लिया, बट इन ऑर्डर टू टेस्ट योर सॉफ्टवेयर शुड बी टेस्टेबल। आपका सॉफ्टवेयर इस नेचर का होना चाहिए कि आपका सॉफ्टवेयर टेस्ट किया जा सके। ऐसा ना हो कि उसको टेस्ट ही ना किया जा सके। क्या मतलब है टेस्ट किया जा सके और टेस्ट ना किया जा सके? तो टेस्टेबिलिटी अगर आपके सॉफ्टवेयर में है, वो टेस्ट करने के काबिल है, तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें होनी चाहिए जो नीचे हैं। अगर इनमें से कोई एक चीज़ भी नहीं है तो टेस्टेबिलिटी उतनी अच्छी नहीं होगी आपके सॉफ्टवेयर की। आप टेस्ट कर सकेंगे, बाकी चीज़ें होंगी उसमें, लेकिन एक चीज़ अगर नहीं है तो फिर आप उस एक पर्टिकुलर एरिया को आप टेस्ट नहीं कर सकेंगे। जैसे लेट्स स्टार्ट, आपका सॉफ्टवेयर ऑपरेबल होना चाहिए, उसकी ऑपरेबिलिटी होनी चाहिए। ये जो सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं ना, दीज आर द थिंग्स दैट अ सॉफ्टवेयर शुड हैव इन ऑर्डर टू गेट टेस्टेड। ऑपरेबिलिटी, इट ऑपरेट्स क्लीनली ऑपरेट करना चाहिए आपका सॉफ्टवेयर। इट डजेंट से राइट और रॉन्ग, इट डजेंट से कि सही काम करना चाहिए या गलत काम करना चाहिए। इट्स सेइंग क्लीनली काम करना चाहिए, यानी कि जो काम आपने उसको कहा था जिस तरह होना है वो उस तरह हो। आउटपुट सही आए या गलत आए वो टेस्ट करना चाह रहे हैं हम। लेकिन अगर हम ये कहें कि यार हम आउटपुट या इनपुट को कोरिलेट करके हम उसको चेक करना चाह रहे हैं कि टेस्टिंग सॉफ्टवेयर सही काम कर रहा है या नहीं, लेकिन आपको ये पता लगे कि आपका सॉफ्टवेयर क्लीनली चल ही नहीं रहा, स्मूथली चल ही नहीं रहा। स्मूथली ना चलने का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल आप एक पेज पर चले जाते हैं और वहाँ पर आप 2-4 चीज़ें एंटर करते हैं, इतने में आपका सेशन एक्सपायर हो जाता है और आप कहते हैं कि चले जी सेशन एक्सपायर हो गया, दोबारा से ये काम करें। आप उस तक पहुँच ही नहीं पाते। तो आपके सॉफ्टवेयर में इस तरह की कोई चीज़ें नहीं होनी चाहिए जो कि आपको स्टक कर दें किसी चीज़ के ऊपर, या आपका सॉफ्टवेयर स्टक हो जाए कहीं पर। कम से कम ये देखें कि आपका सॉफ्टवेयर ऑपरेबल हो, काम करता हुआ नज़र आए। अब वो सही करे या गलत करे वो बात की बात है, काम उसको करना चाहिए। एक्सक्यूज मी मिनट। राइट, सो योर सॉफ्टवेयर शुड वर्क क्लीनली इन ऑर्डर टू गेट टेस्टेड। भाई मैं ये टेस्ट करना चाह रहा हूँ सॉफ्टवेयर सही काम कर रहा है या गलत काम कर रहा है, तो इसके लिए मेरा सॉफ्टवेयर काम तो करना चाहिए ना, ऑपरेबल तो होना चाहिए। बजाय इसके कि वो सॉफ्टवेयर ऑपरेबल ही नहीं है, तो फिर एक ऑपरेशन का वर्ड आप यूजुअली सुनते हैं मेडिकल टर्म्स के तौर पे, ठीक है? तो मेडिकल टर्म्स में भी यही चीज़ आती है। मेडिकल टर्म्स में अगर आप किसी खुदा ना खास्ता किसी हॉस्पिटल में जाते हैं और कहते हैं कि इसमें इस पेशेंट पर ये ऑपरेशन होना है, तो वो जो ऑपरेशन है वो डॉक्टर पहले उसकी ऑपरेबिलिटी चेक करता है कि ये ऑपरेबल है या नहीं। वो बात की बात है कि जब मैं इस पर ऑपरेशन करूँगा तो वो सक्सेसफुल होता है या नहीं, लेकिन पहले उसकी ऑपरेबिलिटी चेक की जाती है पेशेंट की कि क्या मैं वाकई उसको ऑपरेट कर सकता हूँ या नहीं। काफ़ी कुछ तरह की सर्जरीज ऑपरेशन इस तरह के होते हैं जिसमें डॉक्टर कहता है कि द पेशेंट इज़ नॉट ऑपरेबल। वाई? बिकॉज से ही और शी इज़ ओवर एज, 40+ है इनकी एज, तो काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं इस एज में, इस वजह से ये ऑपरेबल पेशेंट नहीं है, इसमें हम ऑपरेट नहीं कर सकते, इस पेशेंट पे हम काटा पीटी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कि उसकी एज ज़्यादा है, दैट पेशेंट इज़ नॉट ऑपरेबल। इसी तरह आपका सॉफ्टवेयर भी, आपने अगर उसको टेस्ट करना है, उसको चलाकर देखना है कि सही काम कर रहा है या गलत काम कर रहा है, तो वो चलना चाहिए पहले तो। अगर वो चल ही नहीं रहा है तो फिर आप उसको सही या गलत पे जो है वो उसको टेस्ट नहीं कर सकते। ऑब्जर्वेबिलिटी आपके सॉफ्टवेयर में होनी चाहिए, अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि आप आई थिंक अभी ऊप की क्लास के अंदर या प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स में कहीं ना कहीं करते हुए आए होंगे। ऑब्जर्वेबिलिटी इज द रिजल्ट्स ऑफ ईच टेस्ट केस आर रेडिली ऑब्जर्व्ड। हर टेस्ट केस के रिजल्ट्स ऑब्जर्वेबल होने चाहिए, यानी कि आपने जो काम किया है उस काम तक की चीज़ें आप ऑब्जर्व कर सकें। पहली बात तो ये कि टेस्ट केस क्या होता है ये बताएं मुझे, ये मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, आप मुझे बताएं व्हाट डू यू थिंक अ टेस्ट केस इज। जी जनाब, व्हाट डू यू थिंक अ टेस्ट केस इज? व्हाट इज अ टेस्ट केस? डोंट गूगल इट, just tell me about your understanding of that. All right, good. Abdul Rahim is saying that
certain types of cases that are used to test the software. Okay. अच्छा, मैं आपको दूसरा वर्ड भी बता देता हूँ और फिर आप मुझे बताएं कि क्या आपको लगता है कि क्या चाहिए, व्हाट इज़ व्हाट. अब्दुल राफी सिंह, टेस्टिंग ऑफ सर्टेन फंक्शन और पार्ट ऑफ द प्रोग्राम. हमने एक वर्ड यूज़ किया था जब हम पढ़ रहे थे रिक्वायरमेंट मॉडलिंग. हम एक वर्ड के ऊपर अटक गए थे, हम उसको काफ़ी डिटेल में हमने डिस्कस किया था इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड अ सर्टेन टाइप ऑफ आर्टिफैक्ट. दैट वर्ड वाज यूज़ केस. यूज़ केसेस. यूज़ केस में हमने कहा था कि यूज़ केस मतलब यूज़र किस किस तरह से आपके सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकता है. वो पहले लॉगिन पे क्लिक करके फिर बैक को क्लिक कर सकता है. वो पहले अपना सारा डाटा डाल के सबमिट पे क्लिक करके और फिर वो होम के बटन पे क्लिक भी कर सकता है, वो बैक भी कर सकता है, वो टैब बंद कर सकता है. ये सारे यूज़ केसेस हैं. सो आपको याद होगा यूज़ केसेस क्या होते हैं. नाउ डू यू थिंक इट इज़ अ डिफरेंट थिंग, या टेस्ट केस भी वही चीज़ है कि आपने एक चीज़ को, यूज़र को देखना है कि यूज़र किस तरह से काम कर रहा होगा आपके सॉफ्टवेयर के ऊपर. ओके, ऑल राइट. सो अ टेस्ट केस, अब सुन लें ज़रा. टेस्ट केस ऐसा केस होता है, ये एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ, फिर जनरलाइज करेंगे उस चीज़ को. मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया जो कि यूज़र से 2 नंबर्स लेता है और उसको प्लस करके जवाब दे देता है कि भाई इनकी एडिशन ये है. ये एक सॉफ्टवेयर है. मैं यूज़ केस इसके देखता हूँ और यूज़ केस में मैं ये देखता हूँ कि अच्छा यूज़र क्या क्या कर सकता है. यूज़र से अगर मैं पूछता हूँ नंबर, तो हो सकता है कि वो नंबर एंटर ही ना करे, वो स्पेस देकर और चला जाए. हो सकता है कि मैं उसको नंबर के एंटर करने का कहूँ और वो कोई कैरेक्टर एंटर कर दे. हो सकता है कि मैं उससे नंबर लूँ, वो नंबर्स एंटर कर देता है और उसके बाद फिर एंटर प्रेस नहीं करता, बल्कि उसके बाद स्पेस प्रेस कर देता है. मेरे पास नंबर आ जाते हैं लेकिन मैं उनको प्लस नहीं कर पाता. ये यूज़ केसेस है. ठीक है. अब टेस्ट केस के ऊपर आते हैं. टेस्ट केस ये कहता है कि आप ये ना देखें कि आपका सॉफ्टवेयर किन किन मराहिल से गुजर रहा है, बल्कि आप ये देखें कि किस इनपुट पे वो काम कर रहा है. अब टेस्ट केस जब मैं देखूंगा ना, तो मैं ये नहीं देखूंगा कि यूज़र आया और फिर उसने पहला नंबर डाला या नहीं डाला, फिर उसने गलती से स्पेस प्रेस कर दिया या क्या हुआ. नहीं, मैं अब ये देखूंगा कि यूज़र इनपुट क्या क्या दे सकता है. यानी कि यूज़र ये कह सकता है कि इनपुट उसने दी 5 और 6, तो क्या आपका सिस्टम सही काम कर रहा है या नहीं. अगर वो 5 के साथ -5 दे दे तो ऐसा तो नहीं है कि आपका सिस्टम हैंग हो जाता है. अगर वो 5 के साथ 0 दे दे तो ऐसा तो नहीं है कि आपका सिस्टम हैंग हो जाता है. अगर वो 6 के साथ 3 दे दे तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपका सिस्टम हैंग हो जाएगा. अगर वो 6 के साथ 300,000 दे दे तो ऐसा तो नहीं है कि आपका सिस्टम सही जवाब ना दे. अब मैं इनपुट को, अब ये टेस्ट केसेस हैं कि यूज़र क्या क्या इनपुट कर सकता है. दीज आर कॉल्ड टेस्ट केसेस. अब मैं इसमें ये फोकस नहीं कर रहा हूँ कि यूज़र ने अगर गलती से स्पेस दबा दिया, या यूज़र ने अगर अपने नंबर के दरमियान में कॉमा लगा दिया गलती से तो क्या होगा. अगर यूज़र को मैं गलत जवाब दे दूँ तो क्या होगा. यूज़र ने अगर आप प्रोग्राम चलाया और इनपुट ना दी तो क्या होगा. नो, आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट कि क्या क्या इनपुट यूज़र दे सकता है. और हर एक इनपुट को मुझे टेस्ट करना है कि हर एक इनपुट के एवज मेरे पास कोई ना कोई जवाब हो. ये ना हो कि आप एक सर्टेन चीज़ के ऊपर आप सही जवाब दे रहे हैं और दूसरी सर्टेन चीज़ के ऊपर आपको पता ही नहीं कि जवाब क्या है. ठीक है. तभी हम एक चीज़ यूज़ करते हैं अपने सॉफ्टवेयर्स के अंदर, आप लोग भी यूज़ करते आए होंगे, एंड दैट इज़ कॉल्ड वैलिडिटी. वैलिडेशन हम चेक करते हैं हमेशा अपने यूज़र की इनपुट की. आप अगर यूज़र को कहते हैं ना एंटर अ नंबर, तो हमेशा इट इज़ अ वेरी गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस कि आप उसकी वैलिडिटी चेक करें. आप यूज़र पे भरोसा ना करें कि उसने सही नंबर दिया होगा. आप उसकी वैलिडिटी चेक करें कि भाई वो वैलिड चीज़ है या नहीं. जैसे लेट सपोज आप कहते हैं कि मैं एक प्रोग्राम बनाता हूँ जो कि परफेक्ट स्क्वायर चेक करता है कि एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं. अब वी ऑल नो कि परफेक्ट स्क्वायर सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, नेगेटिव नंबर परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं हो सकता. तो आप क्यों ना चेक लगा दें, बजाय इसके कि अपने सॉफ्टवेयर को इस काम पे लगाएं कि चेक करें ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं. आप खुद ही चेक लगा दें और कहें यूज़र को कि आप नेगेटिव नंबर ना दें. तो ऐसा ना हो कि वो नेगेटिव नंबर दे रहा है तो उस पर प्रोग्राम स्टक हो गया कि भाई अब मैं क्या करूं. ठीक है. तो आप इस चीज़ को ज़रा नोट करें कि आपका यूज़र क्या क्या टेस्ट केसेस दे सकता है आपको, उसके मुताबिक आपने आउटपुट अपनी चेक करनी है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, कंट्रोलेबिलिटी. The degree to which testing can be automated and optimized. How much control do you have on your software when it is getting tested? कितना कंट्रोल है आपके सॉफ्टवेयर के ऊपर आपका
क्या ऐसा है कि आप कोई किसी, अगर इसी नंबर वाली एग्जांपल को लेते हैं, वो सब इंटीजर्स के ऊपर चलना चाहिए, तो आप क्या सब इंटीजर्स चेक करते रहेंगे? 1 का टेस्ट केस चेक करें, 2 का चेक करें, 3 का चेक करें, 4 का चेक करें, देयर आर इनफाइनाइट इंटीजर्स, तो क्या आप सबके लिए चेक करने बैठ जाएंगे? नो, यू शुड कंट्रोल दैट। आपको इस चीज़ को ऑटोमेट करना पड़ेगा। आप ऑटोमेट कर देंगे कि यार वो एक लूप चल जाए 10 लाख दफ़ा, और वो हर एक नंबर का आउटपुट मुझे जो है वो बता दे। आप बस उन आउटपुट्स को चेक कर लेंगे क्या क्या आउटपुट आई है। हर दफ़ा आप इनपुट करके खुद नहीं देख रहे होंगे, आप उसको ऑटोमेट कर देंगे। एंड ऑल्सो ऑप्टिमाइज़ भी करना है। ऑप्टिमाइज़ का मतलब ये है कि आपने सिर्फ ये नहीं करना कि सारे इंटीजर्स के लिए चेक करते रहें। आप चेक करें कि आपका जिस तरह का सॉफ्टवेयर है, आपको खुद अंदाज़ा होना चाहिए अगर वो 2 के लिए चल रहा है तो 3 के लिए भी चलेगा, 4 के लिए भी चलेगा। मसला ये है कि अगर वो -2 दे देगा तो क्या करेगा। मसला ये है कि अगर वो 0 दे देगा तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको पता हो ऑलरेडी कि इनके ऊपर मसला हो सकता है, ताकि टेस्टिंग को आप ऑप्टिमाइज़ कर सकें। आप ऐसी चीज़ों पर टाइम ज़ाया ना करें जिसमें आपको पता है कि अगर यार 3 चेक हो गया तो फिर 6 पे भी सही चलेगा। इस तरह का अगर आपका सॉफ्टवेयर है, अगर किसी का नाम ZUBAIR है और किसी का नाम AHMAD है, तो ये दोनों चीज़ें कैरेक्टर्स ही तो हैं, चल जाएगा दोनों पे, राइट। तो ऐसी चीज़ों पर आएँ जो चीज़ आपको लगता है कि डिफरेंट है थोड़ी सी, ताकि आपका सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का टाइम भी बचे और आपको खुद भी मेहनत कम करनी पड़े आउटपुट को चेक करने में। डीकम्पोजेबिलिटी, ये वही चीज़ जिसके ऊपर अभी बात कर रहे थे हमजा फारूकी का, जिस तरफ पॉइंट था कि आपका प्रोग्राम अलग अलग फीचर्स में डीकम्पोज हो सके। आप अपने प्रोग्राम को चेक कर सकें कि कौन सा फीचर सही से काम कर रहा है और कौन सा गलत काम कर रहा है। अगर मैं ये कहूँ कि मैंने इस प्रोग्राम को ये इनपुट दी और उसने आउटपुट गलत दे दी तो फिर प्रोग्राम गलत है, नो। हो सकता है सारे फीचर्स सही काम कर रहे हैं, सिर्फ एक फीचर ने गड़बड़ कर दी हो बीच में, तो आप उस एक फीचर को अच्छे से टेस्ट कर सकें, आप अपने प्रोग्राम को डीकम्पोज कर सकें। यानी कि वो जो मिला हुआ एक कोड है सारा का सारा, जिसके अंदर आपका लॉगिन पेज भी आ गया, आपका अबाउट अस पेज भी आ गया, आपका डेटाबेस सिस्टम भी आ गया, आपके तकरीबन सारी चीज़ें आ गई, वो सारा सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा है, ये ना कहें, बल्कि ये कहें कि यार लॉगिन पेज में असल में मसला है, इसी वजह से बाकी सारी चीज़ों में मसला आ रहा है। तो आपको कैसे पता लगेगा कि सिर्फ लॉगिन में मसला है? अगर आपका आर्किटेक्चर जो है वो डीकम्पोजेबल होगा, तभी आपको ये पता लग सकता है। अगर आपका आर्किटेक्चर डीकम्पोजेबल नहीं है, आपने सारी चीज़ें इतनी इंटरमिंगल कर दी हैं कि कोई चीज़ दूसरे से डिफरेंट नज़र ही नहीं आ रही आपको, तो अब आपको मसला ढूंढने में भी इशू होगा। सिंप्लिसिटी, कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर को ख़त्म करें और सिर्फ सिंपल टेस्ट्स को अप्लाएं। कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर का मतलब यही है कि जिस तरह से हमने आर्किटेक्चर देखे थे ना डिज़ाइन फेज़ के अंदर, हमने कहा था एक कॉल एंड रिटर्न आर्किटेक्चर हो सकता है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आर्किटेक्चर हो सकता है, एक लेयर्ड आर्किटेक्चर हो सकता है। ये जितने भी आर्किटेक्चर्स हैं, दीज ऑल आर सिंपल आर्किटेक्चर्स। इसमें कोई आर्किटेक्चर भी ऐसा नहीं है जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो। जैसे कि कॉल एंड रिटर्न आर्किटेक्चर की बात करते हैं हम, तो कॉल एंड रिटर्न आर्किटेक्चर एक ट्री बना हुआ होता है, और वो ट्री एक मैनेज्ड चीज़ होती है। हमें नज़र आता है, हम किसी भी एक मॉड्यूल को देख सकते हैं कि ये मॉड्यूल किस से कॉल हो रहा है और फिर एक्चुअल प्रोग्राम से ये कहाँ कनेक्टेड है। लेकिन अगर आपका सॉफ्टवेयर एक ऐसा आर्किटेक्चर यूज़ कर रहा है जिसमें आप कोई भी आर्किटेक्चर इस तरह का फॉलो नहीं कर रहे, आप लेयर्ड भी नहीं बना रहे, आप कुछ भी नहीं कर रहे, आपने बहुत सारी चीज़ें इंटरमिंगल कर दी, तो अब आप सिंप्लिसिटी से हट गए और आप इसको टेस्ट नहीं कर सकेंगे। जैसे कि आप जिस तरह से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं, आपने मैनेजमेंट सिस्टम बनाए होंगे या बना रहे होंगे, आपको उसमें कनेक्ट करना पड़ता है एक क्लास को दूसरी क्लास से। आप कहते हैं यार स्टूडेंट की क्लास का ऑब्जेक्ट बना देता हूँ कोर्स की क्लास में, कोर्स की क्लास का पॉइंटर बना देता हूँ टीचर की क्लास में, टीचर की क्लास के पॉइंटर टू पॉइंटर बना देता हूँ यूनिवर्सिटी की क्लास में, वॉट। अब जब इतनी इंटरमिंगल कर देते हैं ना आप चीज़, तो आपको खुद भी अंदाज़ा होगा कि फिर जब आपका कोई इशू आता है तो फिर आप उसको एक्नॉलेज नहीं कर पाते हैं कि इशू है कहाँ, क्योंकि सारी चीज़ें इंटरमिंगल हो रही होती हैं। आप कहते हैं कि यार स्टूडेंट की क्लास में इशू है, लेकिन आप स्टूडेंट की क्लास को देखते हैं तो उसमें आपको नज़र आता है एक पॉइंटर कोर्स का बना हुआ है, एक एरे टीचर का बना हुआ है, एक एरे स्टूडेंट्स का कलीग्स का बना हुआ है, एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है जी यूनिवर्सिटी की क्लास का, और इतनी सारी चीज़ें बनी हुई हैं। फिर आप सोच में पड़ जाते हैं कि यार अब इशू कहाँ पर है। अगर मैं ये चीज़ चेंज कर देता हूँ, स्टूडेंट की क्लास में से ये चीज़ें हटा देता हूँ, तो पूरा सॉफ्टवेयर ही काम करना छोड़ देगा। तो ऑलवेज कीप योर थिंग्स सिंपल। इसका एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ। क्या तरीका है? अगर आपको ये लगता है ना एक क्लास दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है और दूसरी क्लास पहली के ऊपर डिपेंडेंट है, स्टूडेंट टीचर के ऊपर डिपेंडेंट है और टीचर स्टूडेंट के ऊपर डिपेंडेंट है, आपके पास ये आया होगा इशू, अगर आपने इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व की हो, आपको नजर आएगा कि यार टीचर का ऑब्जेक्ट बने तो मैं चाह रहा हूँ स्टूडेंट का भी बन जाए, स्टूडेंट का बने तो टीचर का भी बन जाए, लेकिन ऐसा ना हो कि दो दो दफ़ा बनना शुरू हो जाए।
तो फिर इसका सोल्यूशन ये है कि आप एक अलग से क्लास बनाएं और उसमें स्टूडेंट का भी बनाएं और टीचर का भी बनाएं, ताकि जब स्टूडेंट का बने तो टीचर का भी बन जाए, जब टीचर का ऑब्जेक्ट बने तो स्टूडेंट का भी बन जाए, लेकिन डबलिंग कभी भी ना हो। ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं कि आप वो सारे काम एक तीसरे को दे दें। ठीक है, जैसे आप ऐसे समझे दो बॉक्सेस हैं आपके पास, एक में रेड पेन है, एक में ब्लू पेन है। आप कहते हैं कि यार मैं रेड भी एक्सेस करता रहूँ, ब्लू भी एक्सेस करता रहूँ, जब मैं रेड निकालूँ तो फिर मैं ब्लू रख दूँ, ब्लू निकालूँ तो रेड रख दूँ, दोनों आपस में इंटरमिंगल हुए हैं। तो अगर आप अकेले ये काम करने लग जाएंगे तो फिर एंड ऑफ द डे आप देखेंगे दोनों बॉक्सेस में ब्लू भी हैं और रेड भी हैं। इससे बेहतर ये नहीं है कि आप अपने अलावा किसी और को भी उस प्रोग्राम में ले आएँ, एक और क्लास बना दें, एक और शख्स को मैं हायर करता हूँ और मैं कहता हूँ कि यार मैं ब्लू भी और रेड दोनों पेन से काम करता रहूँगा, लेकिन आप बस ये नोट करते जाइएगा कि जब मैं रेड रख रहा हूँ तो वो रेड के बॉक्स में ही रखूँ और ब्लू रख रहा हूँ तो ब्लू के बॉक्स में ही रखूँ। ये काम मैं नहीं कर रहा। तो ये काम आपने अगर उसको दे दिया है तो अब आपका प्रोग्राम थोड़ा सा सिंपल हो गया, आपको टेस्ट करना आसान हो जाएगा इसको कि कब आपने क्या काम किया। योर प्रोग्राम शुड बी स्टेबल। टेस्टिंग के दौरान ज़्यादा चेंजेस नहीं आपके प्रोग्राम में होनी चाहिए, और अगर हो भी रही है तो उससे आपके प्रोग्राम की स्टेबिलिटी पर फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपको कोई मसला नज़र आता है अपने सॉफ्टवेयर के अंदर और आप कहते हैं कि यार ये मसला आ गया है, यहाँ पर ये सही कर देता हूँ, आप अगर वो सही करते हैं मसला, तो उससे आपके प्रोग्राम की स्टेबिलिटी पर फ़र्क नहीं आना चाहिए। यानी कि आपका प्रोग्राम ऐसा ना हो कि फिर काम करना ही छोड़ दे। यानी कि आपने इतने सारी चीज़ें टेस्ट कर ली थी, वो सही काम कर रही थी, एक चीज़ आपको गलत नज़र आई, आपने उसको सही किया, अब आप बाकी चीज़ों को चेक नहीं कर रहे क्योंकि आप चेक करके आ चुके हैं, तो आप चेक नहीं कर रहे, लेकिन उस एक चीज़ की चेंजेस से ऊपर वाली सारी चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपका सॉफ्टवेयर इतना डीकम्पोज्ड और आइसोलेटेड होनी चाहिए उसके मॉड्यूल्स कि वो आइसोलेटेड भी हों और कोऑर्डिनेट भी आपस में सही से कर सकें, ताकि अगर आप किसी एक मॉड्यूल में कोई चीज़ चेंज करते हैं तो उससे आपके पूरे प्रोग्राम पर कोई इफेक्ट ना पड़े। ऐसा अगर होगा कि आपने अगर एक वेरिएबल का नाम चेंज कर दिया और हर जगह आपने वेरिएबल का नाम चेंज नहीं किया और पूरा प्रोग्राम उसकी वजह से क्रैश हो रहा है, तो दैट इज़ एन इशू। आपने अगर एक वेरिएबल का नाम चेंज किया है तो आपको ये पता होना चाहिए कि या तो वो वेरिएबल कहाँ कहाँ यूज़ हुआ है, या फिर जब जब आपने उस वेरिएबल को यूज़ किया हो तो उसको पास बाय वैल्यू ना किया हो, पास बाय रेफरेंस किया हो, ताकि उसी वेरिएबल को सारे मॉड्यूल्स एक्सेस कर रहे हैं, उसके नाम से बाकी मॉड्यूल्स को फ़र्क ना पड़े, सिर्फ आपको फ़र्क पड़ रहा हो। ठीक है, तो स्टेबिलिटी आपके प्रोग्राम की उसी तरह रहनी चाहिए जिस तरह है। देन अंडरस्टैंडेबिलिटी ऑफ द डिज़ाइन। डिज़ाइन जिस तरह से आपने बनाया था, प्रोग्राम भी उसी तरह बनना चाहिए। अगर आपने डिज़ाइन बनाया था, आप कहते हैं कि यार मैंने डिज़ाइन बनाया था कि यूज़र आएगा, फर्स्ट ये करेगा, सेकंड ये करेगा, थर्ड ये करेगा, और प्रोग्राम करते हुए आप ये कह रहे हैं कि नहीं जी ये तीन चीज़ें इस तरह नहीं हो सकती, आपने उसका आर्किटेक्चर चेंज कर दिया। आप कहते हैं नहीं पहले यूज़र ये नहीं करेगा, पहले ये करेगा, तो अब वो डिज़ाइन अलग है और ये चीज़ अलग है। इससे पता है नुकसान क्या होगा? इससे नुकसान ये होगा कि आप जब टेस्टिंग करने बैठेंगे तो आप कोडिंग को नहीं देख रहे होंगे, आप डिज़ाइन को देख रहे होंगे, आप एसआरएस को देख रहे होंगे, और उसके अंदर आप देखेंगे यार पहले तो ये हो रहा है, फिर ये हो रहा है, और आप उसी तरह सोचकर अपने प्रोग्राम को चला रहे होंगे, जबकि पहले ए बी से नहीं चल रहा प्रोग्राम, बल्कि बी ए से चल रहा है। ठीक है, तो वो कोडर ने चेंज कर दिया। तो डिज़ाइन के ऊपर स्टिक होके रहें कि भाई यही डिज़ाइन होगा मेरा, इसी के ऊपर हम काम करेंगे। ठीक है, यहीं तक हम इसको रखते हैं। इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। इट्स ऑलमोस्ट 10 AM, क्लास को हम यहाँ फिनिश कर रहे हैं। अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट मुझे काइंडली भेज दें। एक दफ़ा और मैं अनाउंस कर देता हूँ, बाकी स्टूडेंट्स को भी बता देंगे 10:15 पर क्विज़ स्टार्ट होगा, बल्कि एक दफ़ा कंफर्म भी कर दें आपके पास 10:15 ही आ रहा है टाइम या नहीं LMS के ऊपर। आई एम स्टिल हेयर, प्लीज़ चेक एंड टेल मी कि LMS के ऊपर क्विज़ का टाइम कब से कब तक आ रहा है, और मैं आपको बताता भी चलूँ कि 10:15 के ऊपर आपका क्विज़ स्टार्ट हो रहा है। अभी 10:45 पर ख़त्म होगा। वी विल नॉट रीजॉइन द क्लास, and that's about it from today's class, and you will have to manage your quiz things and infrastructure accordingly. जो LMS पर इनरोल नहीं है वो क्या करे? वो कुछ नहीं कर सकता अभी। ये मैं पिछले 4 हफ्तों से यही बात कह रहा हूँ कि LMS पर आप इनरोल तभी होंगे जब CMS पर आप इनरोल्ड होंगे, तो आपने उस प्रोसेस को तेज़ करना था। लास्ट क्विज़ भी मैंने आप लोगों को इसी वजह से रख कर दिया कि मैंने कहा चले कि ठीक है, आपको मैं बता अभी रहा हूँ, इसलिए आप ये क्विज़ बेशक दे दें, लेकिन इसके बाद वाला क्विज़ नहीं आप दे सकेंगे जब तक आप CMS पर इनरोल नहीं होते। सो इफ़ यू आर नॉट ऑन CMS, यू आर नॉट इन माई कोर्स, एंड ऑब्वियसली यू कांट अटेम्प्ट एनी ऑफ द क्विजेस। डजेंट मैटर आपने सारी क्लासेस ली हो या ना ली हो, सारे क्विजेस अटैम्प्ट किए हो या ना किए हो, अब अगर आप CMS पर नहीं है तो आप नहीं ले सकते। ये बात मैंने आपको 3-4 हफ्ते पहले ही बता दी थी। राइट, सो ओके, थैंक यू वेरी मच। टाइम सही आ रहा है, हमजा फारूकी इज सेइंग। सो दैट्स अबाउट इट फ्रॉम टुडेज क्लास। सी यू नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह।